उस टाइम हम्म। उस टाइम मैम टाइम को और नर्व्स को कंट्रोल रखना, इवन नोइंग द स्ट्रक्चर कि हमने क्या पढ़ा है, हम्म। और परफेक्ट ना होना। हम्म। हाउ वी कैन टैकल दिस? यू देखें, एक होती है इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मेन एग्जाम। ठीक है। तो मेन एग्जाम के अगर पर्सपेक्टिव से आप पूछ रहे हैं तो अभी तो आपने वो महीने गुजारने हैं, इस तरह की प्रैक्टिस गुजारनी है, रिगरस ट्रेनिंग गुजारनी है, देन यू विल बी एबल टू राइट अ फुल लेंथ essay इन द गिवन 3 hours, राइट। मैंने आप पे हम्म। प्रेशर भी बिल्ड करना है, मैंने आपकी ट्रेनिंग करानी है, मैंने हर तरह से आपको देना है कि आज स्टांस मुझे चाहिए। आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म किया एंड यू पीपल वर एबल टू राइट व्हाटसोएवर वर इन योर माइंड। ठीक है। इसी आर्गुमेंट बिल्डिंग से, इसी ब्रेनस्टॉर्मिंग से आई वाज एबल टू ड्राफ्ट अ होल आउटलाइन। वो आप लोगों की मदद से ही मैंने वहां पे पेस्ट किया। ऐसे ही है। ठीक है। जी मैम। सो इट्स नॉट कि आप लोगों ने कोई गलत काम किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, आप लोगों के जो माइंड में था उसी को हमने मिला के एक आउटलाइन डिवाइस कर ली अभी। दिस इज हाउ वी हम्म। डू। तो वहां पे जो प्रेशर होगा, वहां पे जो टाइम कंस्ट्रेंट होगी, वहां पे जो आपने सीखा होगा, वो 3 घंटे के अंदर आपने इनकॉर्पोरेट करना है। वो कब कर पाएंगे? जब आप ऐसी ट्रेनिंग से डेली बेसिस पे या एटलीस्ट वीकली आप गुजरते रहेंगे। ठीक है। बट यू पीपल डिड रियली गुड जॉब। सही है। यस यस मैम, लाइबा। मुझे वैसे ही फील हुआ। वो जैसे हमने टॉपिक इंटरप्रेट करना था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम में भी सब कुछ जानते बूझते होने के बावजूद भी अगर वैसी अभी तो आपने परफॉर्मेंस एक ना। लिखी है, बॉयज विल बी बॉयज, अभी एक लिखी है ना। ऐसे ही है। यस मैम। उस टाइम तक पहुंचने तक आप बहुत सारे मॉक्स दे चुके होंगे, आप फुल लेंथ एसेस कर चुके होंगे, तब मोल्ड करना मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने जेंडर पे, अभी तो मैंने आपको सिर्फ बॉयज विल बी बॉयज दी है। ऐसे ही है, अभी तो सिर्फ इस पे स्टांस इंटरप्रिटेशन हुई है। अभी हमने आज आर्गुमेंट्स बिल्डिंग वाला चैप्टर करना है, फिर उसके बाद हमने कोहेरेंस पढ़नी है, बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर करना है, फिर उसके बाद असाइनमेंट्स इंट्रोडक्शन पे लिखे हैं, फलाने पे लिखे हैं, फिर फुल मार्क्स दें, फिर इतनी आउटलाइंस दें, डेली बेसिस पे करें। कितनी आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उस बात की टेंशन ना लें, अभी हम बहुत दूर हैं। ठीक है। हो जाएगा। और इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि ऐसे आपने वहीं पर जाके लिखना है, नहीं, ऐसे पहले पूरे सब्जेक्ट की तरह आप तैयार करके जाते हैं, आप कंपाइल करते हैं, हर टॉपिक पे आप लिखते हैं, उस पे रजिस्टर्स बनाते हैं, आप एक फुल अपने लिए हुक स्टेटमेंट्स अलग, थीसिस स्टेटमेंट्स अलग, टॉपिक रेलेवेंसी के लिए। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं मैं जेंडर इक्वेलिटी पे हर तरह का 10 टॉपिक हैं 5 पेपर्स में, उसको हर एंगल से आउटलाइन बना के रख लेता हूँ, वो आप पहले से बना के रखते हैं। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है, अब देखें ये कहने को वुमेन एम्पावरमेंट टाइप, ये जेंडर बेस्ड ही है टॉपिक, बट है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कि हमने बॉयज की तरफ मोड़ दिया, बॉयज विल बी बॉयज। सही है। बाकी बच्चे जो हैं वो किधर हैं, वो नहीं आए। खैर एनीवेज, लड़के जो है ना, अब उनमें से ना ही औरंगजेब हैं, ना ही अब्दुल रऊफ साहब हैं, ना ही हमारे पास फैजान है। मैम, यस लाइबा। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमारे पास टॉपिक है बॉयज विल बी बॉयज, तो एक इशू है। तो इस तरह अगर कोई भी इशू हो, उसके हम जितने भी आर्गुमेंट्स लिखते हैं, जैसे मिनिमम 10 है या 11 है, तो उनको फ्लिप करके हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। नहीं, उनको फ्लिप नहीं, देखें कॉज है, उसके इम्पैक्ट्स अलग है, उसका वे फॉरवर्ड देना एक अलग चीज है ना। हम उसको फ्लिप करके वे फॉरवर्ड कैसे लिख सकते हैं? वी कैन नॉट। पहले हमने मसाइल बताने हैं, उनका इम्पैक्ट बताना है। कोई मसाइल होते हैं, उनका इम्पैक्ट होता है, तो किसी चीज का सोल्यूशन दिया जाता है ना। मैं सिर्फ डायरेक्ट सोल्यूशन बता दूं, उसको क्या पता मैंने अपना स्टांस क्या लिया और मैं सोल्यूशन किस चीज की बता रही हूँ। ठीक है। जी जी ठीक, या थैंक यू मैम। Ma'am, I also have a question. इस्लामिया प्लीज आस्क। मैम, आई वाज वंडरिंग कि कभी ऐसा भी होता है कि आप पहले ऐसे लिखें और बाद में उसकी आउटलाइन बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर जल्दी में आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएं पेपर में और आप पहले ऐसे लिखना शुरू कर दें, लाइक एक रफ आप आउटलाइन आप बनाएं अपने लिए, लेकिन फिर देखें, उसको रिफाइन करें एंड पे। नहीं गलत हो जाएगा ना। ऐसा हो ही कैसे सकता है? आप ऐसे पहले पूरा लिख लें, आउटलाइन आपने डिवाइस कर ली, ठीक है, रफ वाली, फिर आप उसको जब इंटरप्रेट करके सही लग रहा, ओहो ये गलती कर दी मैंने। जब आप आउटलाइन ही आपने वहां पे कुछ और लिखी, आगे ऐसे आप पूरा लिख चुके हैं, आपने आउटलाइन के को ही तो एक्सप्लेन करना है वहां पे। ठीक है। 1.5 घंटा आपका आउटलाइन ले जाती है आराम से, तो उसको कम करते करते आपने प्रैक्टिस इतनी करनी है कि 1 घंटा सिर्फ लगे आपका आउटलाइन लिखने में। बाकी क्योंकि आपने उसी को एक्सप्लेन करना है, फिर तो कहानी आसान है, 2 घंटे में आराम से ऐसे लिखा जाता है।
वो तब लिखा जाता है जब आपने पहले ही बहुत सारे मॉक्स दिए हुए हों, ये प्रैक्टिस की हुई हो। ओके यस। मैम, आउटलाइन। और हम्म। ऐसा भी होता है कि ऐसे लिखते हुए एट सर्टेन पॉइंट आपको कोई और बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट जो है वो आ जाता है जो कि शायद आपने आउटलाइन में नहीं लिखा होता, तो उस टाइम पहले पे ही जब आप आउटलाइन, बस आउटलाइन। पहले ही आउटलाइन लिखनी है, इतनी अच्छी लिखनी है, क्योंकि उसने पूरा ऐसे आपको, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, उसने नहीं पढ़ना होता, उसने आपकी आउटलाइन पे ही आपको डिसाइड करना है फेल करना है या पास करना है। आउटलाइन ओके। जबरदस्त होगी तो ही विल गो या शी विल गो टुवर्ड्स योर इंट्रोडक्शन, फिर वो आपके कंक्लूजन पे जाएगा, फिर वो देखेगा आपके बॉडी पैराग्राफ जहाँ एंड हो रहा है और नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है उसमें कनेक्टिविटी है या नहीं। तो ये कनेक्टिविटी कब आती है? जब आपकी आउटलाइन में ही आर्गुमेंट्स मर्ज हो रहे हो एक में। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आर्गुमेंट जो आज हमने कहानी बनानी है, आर्गुमेंट्स जब आप बना रहे हैं तो उसमें कहीं ऐसे नहीं लिखना है एक सोशल, फिर एक फॉरेन आपका फलसफी आर्गुमेंट, फिर नेक्स्ट आपका वॉर पे आर्गुमेंट, फिर नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर पे आर्गुमेंट। ऐसे नहीं बनाने। वो इस तरह के होने चाहिए कि वो आपस में मर्ज कर रहे हो, इसलिए कहते हैं सेगमेंट्स बना लें, इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटल लेवल बनाना। अगर ये भी नहीं होते तो फिर आपने अगर डायरेक्ट आर्गुमेंट्स लिखने हैं, दे शुड गेट मर्ज्ड इनटू ईच अदर। ठीक है, जस्ट लाइक अ स्नेक। सही है। मैम बिल्कुल। आई ऑल्सो वांट टू आस्क अ लिटिल थिंग मोर कि हम्म। मैम जो शुरू का टाइम होता है जब हमें पेपर मिलता है, हम्म। जैसे आपने हमें भी टॉपिक अचानक दिया है कि जस्ट ये टाइम है और ये टॉपिक है और लिखिए एज सून एज पॉसिबल। तो मैम हम्म। वो जो उस टाइम पे हमें अगर हम टॉपिक पे जाते हैं और आउटलाइन पे जाते हैं, तो जो आप जिस तरह बता रही हैं कि आप तो एग्जामिनर अप्रूव बता रही हैं ना कि वो अप्रूव करे, तो उस पे हमारे रिएक्शंस अप टू द मार्क होंगे कि हम उस टाइम पे आउटलाइन पे जाएं। हाँ, आपने क्या करना होता है, मैंने आपको ये टॉपिक इंटरप्रिटेशन वाला भी चैप्टर अभी करवाना है, वो पहले मैं कराती हूँ, लेकिन मैंने कहा आज आर्ग्यूमेंट्स करा दें। टॉपिक इंटरप्रिटेशन एक लेक्चर है जिसमें मैं बताती होती हूँ। आपके सामने जो पेपर आता है ना, उसमें 9 से 10 टॉपिक्स होते हैं। आपको एक बड़ा अच्छा टॉपिक ही, मैंने पहले भी बात की, आपको लगता है कि मैं फीमेल्स के बारे में बहुत अच्छा लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, लेकिन आपके पास आर्ग्यूमेंट्स, आप सोचते हैं ब्रेनस्टॉर्म किया है यार, ये तो मेरे पास नहीं, आप वहीं पे छांटी कर लेते हैं, ये दो बाकी सारे, ना डेमोक्रेसी मुझे पसंद, ना मुझे एनर्जी क्राइसिस पसंद, 2 से 3 में ही कंफ्यूज होते हैं आपके, मैंने किस पे लिखना है। ठीक है। आप उसमें डिसाइड करते हैं यार मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स बिल्डिंग किस पे ज्यादा है, मेरे पास क्या अपने स्टांस को प्रूव कर लेनी है, 10 मैक्सिमम या सॉरी मिनिमम आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो मैं वो चूज करूंगी। ठीक है। जिसको आपने स्टेटमेंट पढ़ के इंटरप्रेट सही कर लिया ना वहीं पे, उसके साथ आप जाते हैं, और जिसके लिए आपके पास स्टांस को प्रूव करने के लिए, अपने स्टांस को प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 10 आर्ग्यूमेंट्स हों। वो 10 आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो ही आप आगे कंक्लूजन भी दे सकते हैं, उन्हीं की बेसिस पे वो खुद ही समझ आ जाती है कि इस पे यार ये चीज है, ये मसाइल है, इसकी वे फॉरवर्ड क्या देना है। ठीक है। ये स्ट्रेटजी होती है चूज करने की टॉपिक। ऑल्सो टॉपिक इंटरप्रिटेशन में हम टाइप्स पढ़ते हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ टॉपिक, जिसमें वन साइडेड होता है, जिसमें टू साइडेड एक टॉपिक होता है, जिसमें कोई साइड ही नहीं होती। उनको कैसे लिखना है वो फिर एक अलग कहानी है, आई विल टेल यू। आज हम आर्ग्यूमेंट्स बिल्डिंग कर लेते हैं। ठीक है। और कोई किसी का सवाल है तो प्लीज आस्क। कोई सवाल नहीं है किसी का भी? आई एम सेंडिंग यू द पिक्चर, अभी जिसको आपने सामने, औरंगजेब प्लीज म्यूट योर सेल्फ, एंड अगेन यू ज्वाइंट वेरी लेट, व्हाई? सारी कहानी गुजर जाती है, फिर आप ज्वाइन करते हैं और फिर आप मेरा मगजमारी करते हैं मेरे साथ कि मैडम मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। जब लेक्चर ही नहीं लेंगे, टाइम पे नहीं आएंगे, तो फिर क्या खाक समझ आएगी? व्हाई आर यू लेट?
अपने नेट को जो है ना ठीक करें। पिक्चर आई होगी आप लोगों को, ये डिस्कोर्सेज और डायमेंशंस टू मेक आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। आपको ये डिफरेंट मैंने वो थीम्स भेजे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों में आपने एक सोचना है, कोई भी टॉपिक आया है, हर टॉपिक को आपने इन डोमेन्स में सोचना है कि मैं अपना आर्गुमेंट क्या इसमें बिल्डअप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। कैसे? नाउ वी विल गो टुवर्ड्स दिस होल स्टोरी हाउ वी कैन डू दिस। फॉर एग्जाम्पल, let me open the whiteboard. फैजान, आपका मुझे नहीं आया काम, आपने मुझे करके नहीं भेजा। ये तो व्हाइट बोर्ड नहीं चल रहा। आई थिंक आई विल गो विद दिस डॉक्यूमेंट अगेन। फैजान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं भेजा बॉयज विल बी बॉयज पे जो मैंने टास्क दिया है? कैन यू टाइप हियर प्लीज? फैजान, आर यू विद मी? सबकी लाइट चली गई है, अक्सर लोगों की लाइट चली गई है आज। ओके, चलिए जी, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस डिस्कशन कि आपने आर्ग्यूमेंट्स बिल्डिंग में हाउ टू कम अप विद आर्ग्यूमेंट्स। आपका टॉपिक है, आप कह रहे हैं आई डिसअग्री विद यू। यहाँ पे ये टॉपिक लिखिएगा प्लीज। टॉपिक इज आई डिसअग्री विद यू व्हाट यू हैव टू से, कॉमा, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। ये टॉपिक आपको क्या कहता है? क्या मतलब है इस टॉपिक का? कैन एनीबडी इंटरप्रेट दिस? इसमें किस चीज की बात हो रही है? फ्रीडम ऑफ स्पीच की इसमें बात हो रही मैम। वेरी गुड, फ्रीडम ऑफ स्पीच की। कि आप जो कह रहे हैं हो सकता है मैं उसकी मुखालफत करूं, लेकिन जो आपका हक है कहने का उसको मैं टिल डेथ डिफेंड करता हूं। तो बेसिकली हम बात किस में क्या कर रहे हैं कि हाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच प्लेज अ क्रिटिकल रोल। मेरा जो वो है स्टांस या थीसिस होगा वो क्या होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हम किसके लिए यूज करते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच हम अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए यूज करते हैं, ऐसे ही है। सो माय थीसिस वुड बी, while there are many factors that play a role in the progress and development of society, freedom of speech is the most important and must be protected at all costs. समझ आई मैंने क्या कहा? मेरी थीसिस इस पे ये होगी, आप लोगों को मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि डिफरेंट टॉपिक्स के लिए या नॉर्मली किसी भी टॉपिक के लिए हाउ डू वी डेवलप अ थीसिस। While there are many factors that play a critical role in the progress and development of development of society, फ्रीडम जो है ना इज, या फ्रीडम ऑफ स्पीच इज
the most important and must be protected at all costs. हो गई प्रोटेक्शन की बात कि टिल दी डिफेंड करूंगा मैं डेथ तक योर राइट टू से, तो मतलब इट शुड बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। सही है, समझ आ गई यहाँ तक? ये एक टॉपिक था, उसकी थीसिस मैंने ये लिख ली। अब आप लोगों के सामने डिस्कोर्सेज हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल वॉर एंड पीस है, क्या मैं उस एंगल में सोच सकता हूँ? मैं ऐसे लिखने बैठूंगी, मैं सोचूंगी क्या इस एंगल में सोच सकती हूँ? मैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सोचूंगी, मैं रिलीजन के पर्सपेक्टिव से सोचूंगी, मैं पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से सोचूंगी, मैं वुमेन एंड जेंडर के पर्सपेक्टिव से आर्गुमेंट सोचूंगी, मैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, नेशनलिज्म, सोशोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, डेमोक्रेसी, मल्टीकल्चरलिज्म, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपने इसमें ये भी नहीं करना कि आप बिल्कुल फलसफाना उसमें चले जाएं कि आपको लगता है कि आप फैक्टर्स जो हैं, या आप बहुत अच्छे फलसफी में हैं, तो आप सारे आर्गुमेंट्स ही फलसफी के लिख दें, या आप बहुत अच्छे हैं वुमेन एंड जेंडर पे बात करने के लिए तो आप सारे ही आर्गुमेंट्स वो लिख दें, या आप बहुत अच्छे हैं तो आप मल्टीकल्चरलिज्म पे ही सारी बात करते हैं। नहीं, यू हैव टू बी बैलेंस्ड, यू हैव टू बी यू हैव टू अडॉप्ट अ बैलेंस्ड अप्रोच, राइट? तो आप ये जितनी मैंने पिक्चर्स में जितने आपको थीम्स दिए हैं, इसमें हर एक में आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस स्टेटमेंट, इफ आई एम गोइंग टू मेक आर्गुमेंट इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं कहूँ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की पर्सपेक्टिव में मैं बनाती हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि डेमोक्रेसी के उसमें एंगल में अगर मैं सोचूं तो क्या आर्गुमेंट हो सकता है? अब ये डेमोक्रेसी वहीं पे आर्गुमेंट आउटलाइन में ये नहीं लिख देना कि हेडिंग डेमोक्रेसी और नीचे आर्गुमेंट, ये हम सिर्फ अपने लिए सोचने के लिए कर रहे हैं। डेमोक्रेसी गोज फॉर, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या करती है? स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। ऐसे ही है। मेरा मेरा जो है वो सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, मैंने आउटलाइन लिखनी है। इंट्रोडक्शन नंबर 1, नंबर 2 मेरा होगा हाउ डज फ्रीडम ऑफ स्पीच प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। यही बात मैंने अपनी थीसिस में की है ना, तो मैं अपना सेकंड स्टांस, सेकंड पॉइंट यही दूंगी, अपना स्टांस यहीं से, और उसकी फेवर में आर्गुमेंट्स दूंगी। तो मैं कहती हूँ डेमोक्रेसी के एंगल पे मैं सोच रही हूँ, तो मैं कहूंगी कि इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। ठीक है। अगर मैं कहूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये क्या करती है, क्या कर सकती है? कोई बता सकता है मुझे? न्यू भाई आपका डिस्कवरीज एंड फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब आप कोई भी आइडियाज आप आ रहे हैं, आप फ्रीली यू कैन शेयर दैट। जो फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज हैं वो क्या करते हैं, वो एनकरेज करते हैं साइंस को। ऐसा ही है, इनोवेशंस, यस। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच क्या करती है, अगर मैं इसको सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखूं, मैं उसमें सोचूं तो क्या होगा? इनटॉलरेंस को रिड्यूस करती है। ठीक है। और क्या करती है? एंड क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करती है? सॉरी एक्सट्रीमिज्म, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमिज्म को क्या करती है? कम करती है। सही हो गया। फिर मैं अगर जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो क्या होगा? जेंडर के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज इट डूइंग? अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच औरतों को मिल गई तो मतलब उनको स्ट्रेंथन कर रही है, वुमेन को एम्पावर कर रही है। यस, इट इज एम्पावरिंग वुमेन। वुमेन कैन टेक देयर स्टैंड, वुमेन कैन टेक स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। ठीक है। और अगर मैं इसको किस पर्सपेक्टिव से देखूं, कह लें किसी नेशन के पर्सपेक्टिव से देखूं, फिर क्या आएगा? किसी कंट्री या उसके उससे, कि कंट्री के पास जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है अपने लिए बात करने के लिए, गिव मोर पावर टू, ठीक है, औरंगजेब, कंट्री के पर्सपेक्टिव से क्या होगा? ठीक है। एक कंट्री में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो क्या फैलती है? अवेयरनेस, एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसे ही है ना? इंटेलेक्ट बेटर होता है आपका। सो आपको हर एंगल से क्या बनाने आ रहे हैं? आर्गुमेंट्स बनाने आ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू, वो मैंने आप लोगों को एक, ये मैं कहूंगी नहीं लेकिन मुझे उम्मीद यही है किसी ने नहीं खोल के देखा होगा, ये टॉपिक है एक, इस पर मैं आपसे पूछती हूँ, आपने हर एंगल से देखना है। आर वी हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स?
दिस इज द स्टेटमेंट टॉपिक। इसमें मुझे बताएं आपका स्टांस क्या होगा। आर वी हैप्पियर देन फोर फादर्स? सोचें, क्या हम खुश हैं अपने फोर फादर्स से? Yes. Okay, Heather. If you are happy, then can you give me the stance in terms of, स्टांस नहीं बल्कि आप मुझे दे दें वॉर एंड पीस में। अगर मैं वॉर एंड पीस के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वॉर एंड पीस के रेलेवेंसी में हाउ आर वी हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स? अगर मैंने आर्ग्यूमेंट बनाना है वॉर और पीस में, ये बंद कर दो भैया। भाई पहले से जंगें कम होती हैं ना जो पहले होती थी। वी आर हैप्पी बट नॉट सेटिस्फाइड। नहीं, इंटरप्रिटेशन शुड बी आर वी हैप्पियर? इफ वी आर, देन आपने बताना है क्यों है। बट नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहीं पे गलत कर देगा लाइबा वो। यहाँ पे हैप्पी होने की बात हो रही है, या हैप्पी रहो या ना रहो, सेटिस्फेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है, मैं वॉर एंड पीस से, हैदर से मैं पूछ रही थी वॉर एंड पीस के पर्सपेक्टिव से। सो डेथ्स फ्रॉम वायलेंस हैव डिक्लाइंड, नंबर वन। अगर हम कहें दूसरा पॉइंट अगर इसी उसमें देना चाहिए, वॉर्स आर अकरिंग लेस फ्रिक्वेंटली। ठीक हो गया। फिर हम देखते हैं पब्लिक हेल्थ की उसमें पर्सपेक्टिव में या एनवायरनमेंट में कि ब्रेनस्टॉर्म करें तो जो फैमिन्स हैं वो क्या है, फैमिन्स आर बिकमिंग रेयर। पहले कहत साली बहुत आती थी, अब नहीं है ऐसा। सही है। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो सोसाइटी में यस मेडिकल एडवांसमेंट है, इंक्रीज ऑफ लाइफ स्पैन है, पीस है, मेंटेनिंग डिपार्टमेंट्स। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंक्रीजिंग अवेयरनेस है कि एजुकेशन है। ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपके दो आर्ग्यूमेंट्स बन सकते हैं कि एक तो इंपॉर्टेंस जो है जेंडर इक्वालिटी की वो बढ़ गई है, पहले नहीं थी तो हम इसलिए हैप्पी फील करती हैं, हमारी खवातीन हैप्पी फील करती हैं। अब मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स हैं जेंडर बेस्ड पे वो उनकी भी एक्सेप्टेंस हो रही है। तो हमारा तबका जो मार्जिनलाइज्ड है जो कि औरतों का था वो अब बेहतर है, खुश है। और जब वो खुश हैं तो मतलब एक घर में भी खुशहाली है, बैलेंस्ड अप्रोच है, तो हम ज्यादा खुश हैं। कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो अब मल्टी कल्चरलिज्म है, बढ़ चुका है, ब्रॉडर माइंडसेट है। साइंस और टेक्नोलॉजी में आपके रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट है साइंस का, टेक्नोलॉजी का, वी कैन कम्युनिकेट, ग्लोबलाइजेशन है। इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस है। So this is how you have to create argumentation in these different domains. Whenever you are writing onwards any outline, you have to keep in your mind all these themes। फिर उसमें आपने सोचना है। अब आपके पास एक स्टैंडर्ड आ गया, अब आपके पास एक स्टैंडर्ड है, आपने उसमें एंगल में सोचना आपके लिए आसान हो जाएगा। और आपको ये भी सोचना आसान हो जाएगा कि ये अगर मैं इकोनॉमिक्स डाल रही हूँ तो नीचे मुझे कौन से टॉपिक पे आर्गुमेंट देना चाहिए, उससे नीचे कौन से टॉपिक पे आर्गुमेंट देना चाहिए। इवन फॉर वे फॉरवर्ड यू हैव टू थिंक इन ऑल दीज डोमेन्स। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक दिस इज अ ग्रेट हेल्प इन आर्गुमेंटेशन बिल्डिंग। थोड़ा गैप अब आपको कवर होता नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, दैट यू पीपल विल बी एबल टू राइट। यस, टॉपिक इंटरप्रिटेशन जब पढ़ेंगे उसमें मजीद क्लैरिटी आ जाएगी, कैसे कि कौन सा टॉपिक है उसमें और आ रहा है तो उसको कैसे लिखना है, एंड आ रहा है तो उसको कैसे लिखना है। ठीक है, अगर आपका एम्बिगुअस टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आर्ट फॉर पीस, उसको कैसे लिखना है, उसके लिए भी क्लैरिटी आ जाएगी। आई ऑलवेज से यू हैव टू टेक you have to take or assume each and every topic as an argumentative topic for your understanding, for your ease। वहां पे आप क्लैरिटी की तरफ ज्यादा जा सकते हैं कि अच्छा ठीक है इसको मैंने आर्गुमेंटेशन ही करनी है, मैंने नहीं सोच रही डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है, इसको मैंने अंडरस्टैंडिंग करानी है, पहले कॉम्प्रीहेंड कराना है, आपने बस उसको आर्गुमेंटेशन लेके चलनी है। थैंक यू औरंगजेब। थोड़ी सी डांट पड़ना जरूरी होती लेकिन आप डांट में नहीं थे, आपका होना बहुत जरूरी था डांट में। अच्छा जी, लेवल ऑफ एनालिसिस आप आउटलाइन में जो लिखेंगे वो ये होना चाहिए, या आप लिख लें इंडिविजुअल, आपने आउटलाइन जो बनानी है इंडिविजुअल, सोसाइटी,
और ग्लोबल या नेशनल लेवल। या तो आप इस तरह से लिख लें अपनी आउटलाइन को, या फिर आर्गुमेंट्स देने तो आप इस तरह लिखें, मैक्रो लेवल एनालिसिस, और उसके नीचे आप हेडिंग दे दें और माइक्रो लेवल एनालिसिस। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दीज आर टू टेम्पलेट्स जिनको फॉलो करते हुए भी मैंने जो बॉयज विल बी बॉयज के नीचे आप बनवाई थी, उस तरह से कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू द आउटलाइन हाउ आर वी हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स, जिसमें सर मेरे अपने टीचर की वो है आउटलाइन या पूरा ऐसे। उसमें इंट्रोडक्शन है, मेन हेडिंग है हाउ आर वी हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स, और नीचे ब्रैकेट में एक लिख के मैक्रो लेवल एनालिसिस, मतलब ग्लोबल लेवल पे उन्होंने सारे आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं। फिर बी पे उन्होंने दिया हुआ है माइक्रो लेवल या सोशोलॉजिकल एनालिसिस, जिसमें उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे जाके सोसाइटी के लेवल पे जाके बात की है, कोई सिंगल सोसाइटी हो तो। उस तरह उन्होंने छः दोनों में डिवाइड कर दिया अपने 11 आर्गुमेंट्स, ऊपर वाले में 5, नीचे वाले में 6, तो मिला के 11 हो गया। फिर उन्होंने बताया कि इसमें रुकावट क्या क्या है, अगर हम ये कह रहे हैं कि पहले से हम खुश हैं, लेकिन उसमें आज के खुश होने में रुकावटें क्या क्या हैं, वो बात की, और फिर रोड मैप दे दिया इनको सॉल्व करने के लिए 2 पॉइंट सिर्फ। And then conclusion. Please go through that outline. That is very helpful for you people to write how you are going to attempt your other outlines or essays. Keep that outline in your mind. एक और है, वो भी मैं भेज देती हूँ, बट आपने उस टॉपिक को सॉरी उस टेम्पलेट को अपने जहन में रखना है। ठीक है, या आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल, सोसाइटल, ग्लोबल लेवल, या फिर मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल एनालिसिस, वट एवर सूट्स यू। सही हो क्या? बाकी आर्गुमेंट्स आपने एविडेंसेस देने होते हैं। ठीक है, तो आपने एविडेंसेस वगैरह कहाँ से इकट्ठे करने हैं, जैसे ही आप इकोनॉमिक्स आप देखें, फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं आपने आर्गुमेंट जेंडर और डेवलपमेंट रिलेटेड या जेंडर एंड वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड, फौरन से गूगल कर लो कि फलाना टॉपिक है, इसके नज़दीक कोई ऐसा एविडेंस है जो मेरे आर्गुमेंट से वो मिलता हो। आप उसको सर्च कर लें और वहीं पे अपने ऐसे के लिए जहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं अलग से रजिस्टर में, वहाँ पे लिख लें उस आउटलाइन के साथ। ठीक है, दिस इज हाउ यू कलेक्ट योर मटेरियल नॉर्मली। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, असाइनमेंट अब मैं आप लोगों को भेज देती हूँ, दैट यू हैव टू डू असाइनमेंट इज यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटॉपिक। देयर यू गो, इस पे प्रॉपर आउटलाइन बनानी है कल तक। डिटेल्ड प्रॉपर जैसे होती है। ठीक है, यूनिवर्सल human equality is utopic. Now comprehend it, understand it, whatsoever comes in your mind, do that. ठीक है, any questions? 4 फरवरी को क्या है सवेरा? पेपर है सीएसएस का, ऐसे पेपर। सवेरा मैं अभी ये गाइडेंस ही दे रही हूँ, ये अभी मैं क्या कर रही हूँ, गाइडेंस ही दे रही हूँ हाउ यू हैव टू राइट। सीएस ऐसे पेपर की यही गाइडेंस है, डेली बेसिस पे आउटलाइंस कर भेजें मुझे, जो जो अभी अपेयर हो रहे हैं। People who are appearing in 2026, there is only one task: send me your outlines daily। क्योंकि आप जब तक खुद लिखते रहेंगे, गलतियां निकलती रहेंगी, इवेलुएशन होती रहेगी, और आप प्रिपेयर होते रहेंगे ऐसे पेपर के लिए। ठीक है सवेरा? डन। कल तक प्लीज मुझे ये भेजें। कल आर यू पीपल फ्री अराउंड 3 और समथिंग? आई विल आस्क एट अकेडमी। मेरी क्लास कल अकेडमी में कब रख रहे हैं? शाम में, मेरे ख्याल से 6 से 9 रखेंगे, तो उससे पहले या बाद में फिर आई विल बी एबल टू टेक द क्लास। ठीक है, मैं डिसाइड करती हूँ। ओके, दानिश समझ आ गई है? जारा आपको समझ आई है? हैदर आपको समझ आई है? लामिया, औरंगजेब, टू लाइबाज,
अनीस, अनीस आपने लेट ज्वाइन किया है। आप वीडियो देख लीजिएगा प्लीज, और फिर मुझसे सवाल कीजिएगा। ओके, थैंक यू। गुड लक। आई होप कि आप लोगों की आउटलाइंस भी कल क्रिस्टल क्लियर हो और मुझे समझ आए। इंशाल्लाह बेटर होती जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।